जनता के सुझावों के आधार पर किया जाएगा उत्तराखंड का बजट तैयार। मुख्यमंत्री धामी और वित्त मंत्री ने किया अलग अलग वर्गों से संवाद। स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल और उद्योगपतियों से मांगे सुझाव। सल्ट के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के नाम से होगा सियालदे महाविद्यालय। मौजूदा विधायक ने किया मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन। गोलीकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। काशीपुर में मिट्टी उठाने को लेकर 5 दिन पहले हुआ था गोलीकांड। चार धाम दर्शन के लिए तय संख्या से ज्यादा नहीं होंगे पंजीकरण। श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के बाद अब सरकार ने पंजीकरण की संख्या भी तय करने का लिया फैसला। नमस्कार, ID24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्य अतिथि गृह में आयोजित बजट पर संवाद किया। सुझाव कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों से सुझाव मांगे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश आदर्श राज्य बन सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा में यात्रियों की मौत अव्यवस्थाओं से नहीं बल्कि यात्रियों के खराब स्वास्थ्य के चलते हुई है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे सीएम तो हैं ही हैं, इस समय उपचुनाव भी हो रहा है चंपावत से, और माननीय वित्त मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत आभार कि दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं। जनता से सीधे संवाद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मकसद है कि हम जनता से भी सुझाव लें और जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस आई हुई हैं उन सब से सुझाव लेकर हम बजट में इनका सुझाव रखेंगे और इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए। इस बार यात्रा चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है। पूरे उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है कि यात्रा को अच्छा चलाएं। जो भी यहाँ पर अभी तक डेथ हुई है वो सारी डेथ कोई यात्रा में भगदड़ के कारण से नहीं हुई है, अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई है, हेल्थ रीजन के कारण से हुई है। अल्मोड़ा में सियालदे के राजकीय महाविद्यालय में पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति लगाई जाएगी। इसके लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया है। भूमि पूजन विधायक महेश जाना ने किया है। इस दौरान विधायक जीना का स्वागत भी किया गया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पर अवैध मिट्टी खनन कर रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट की गाड़ी को कुचलने का प्रयास किया, जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि एसडीएम सहित गाड़ी में सवार सभी जो पुलिसकर्मी थे बाल बाल बच गए हैं। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर टक्कर मारने के बाद चालू हालत में ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरीके से अवैध रेत का खनन हो रहा है, माफिया बेलगाम होकर खनन कर रहे हैं, साथ ही उनकी बदमाशी भी सामने आ रही। खटीमा में परमिशन की आड़ में अवैध मिट्टी खनन का कार्य जोरों पर है। खनन कारोबारी रात दिन बेखौफ होकर कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि खटीमा प्रशासन लगातार इस पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई भी कर रहा है। इसी क्रम में खटीमा एसडीएम अपनी टीम के साथ चेकिंग के लिए मझोला की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। वहाँ पर चेकिंग के लिए जा रहे थे तो अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली हमें लेकर घबरा गया। उसने अचानक से पूरा मोड़ दिया और उसी से हमारी गाड़ी टकरा गई। उसकी स्पीड भी काफ़ी थी। फिलहाल हमने वो मौके से भाग गया और चलता ट्रैक्टर छोड़कर वो किसी घर में घुस गया, जो कि बहुत खतरनाक है। सौभाग्य से वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था तो वो बच गया। सभी सुरक्षित हैं हम लोग। अब इसमें हमने तीनों ट्रैक्टर सीज कर दिए, उसमें आगे की कार्रवाई की गई।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मंगलोर बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देवभूमि प्रवेश द्वार पर बने इस बस अड्डे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कोई विश्राम कक्ष भी उपलब्ध नहीं है। यात्रियों के बैठने के लिए कोई बेंच तक उपलब्ध नहीं है। ना ही इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। पानी की समस्या से लेकर तमाम सुविधाओं का टोटा यहां पर लगा हुआ है, जबकि रोडवेज बस स्टैंड के साथ ही प्राइवेट गाड़ियों के इंतजार में यात्री घंटों यहां पर खड़े रहते हैं। 2 घंटे हो गए खड़े हैं यहाँ, ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना कहेंगे ना टिन सेट है। और दिल्ली जाना, दिल्ली के लिए गाड़ी के लिए इंतजार देख रहे हैं। और यहाँ काफ़ी सालों से परेशानी चली, धूप में खड़े रहना पड़ा है। जैसे कि हम राज्य प्रवेश करते हैं तो पहला ही रोडवेज बस स्टैंड है जी। यहाँ पे ना तो टिन सेट है जी, कोई ना कोई बैठने की सुविधा है जी। बहुत यात्री परेशान है जी। लोकल कार भी धूप में खड़ा, कम से कम जाकर बैठ जाए, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है जी। सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। एक अपने में ऑर्गेनाइजेशन है और उनका अपनी फंडिंग भी होती है और ऐसी व्यवस्थाएं बनाने उनका जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तो नगर पालिका क्षेत्र में है, हम भी अपने स्तर से देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी NGO से या अपने स्तर से जहाँ भी हमारी फंडिंग की होती है तो हम ऐसी व्यवस्था बनाने का जल्द से जल्द। तो बड़ी तादाद में मंगलोर में बस स्टैंड पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के कोई इंतज़ाम नहीं है, उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो भीषण गर्मी के बीच छांव की व्यवस्था यात्रियों के लिए होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो यात्री खुले आसमान के नीचे यहाँ पर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर परिवहन विभाग ने कोई इंतज़ाम यात्रियों के लिए नहीं किए हैं। यही वजह है कि यात्री लोग जो कि परेशान होते नज़र आ रहे हैं और घंटों बस स्टैंड पर ही सुविधाओं के अभाव में बिता रहे हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के परम शाखाओं में शामिल स्वामी मुक्तानंद को पूरे सम्मान के साथ शनिवार शाम अंतिम विदाई दी गई। योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ने अम्न आंखों से मुखाग्नि दी है। पतंजलि के गठन से लेकर अब तक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले स्वामी मुक्तानंद को अंतिम विदाई देने संत समाज के साथ पतंजलि से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनमानस शमशान घाट पहुंचे। बता दें कि शव यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई कनखल स्थित शमशान घाट पहुंची। यहां पर स्थानीय लोगों के साथ पतंजलि से जुड़े कर्मचारी और हरिद्वार के कई बड़े संत महंत अपने प्रिय को अंतिम विदाई देने पहुंचे। केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़ा खच्चरों के संचालन से जाम और अव्यवस्थाएं फैल रही है। आए दिन घोड़ा खच्चर संचालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही है। ये संचालक यात्रियों से बदतमीजी करते हैं, साथ ही उन्हें रास्ते में काफी परेशान करते हैं। एक होकर 5 से 8 घोड़ों का संचालन एक साथ कर रहा है। ऐसे में DM मयूर दीक्षित ने इन संचालकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। DM ने नियमों का पालन न करने वाले होकरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब तक 62 होकरों पर कार्रवाई हो चुकी है। काशीपुर में पकौड़ी के ठेले पर मामूली कहासुनी में फायरिंग की घटना सामने आई। यहां पर सिरफिरे बदमाश ने पकौड़ी पहले खाने के नाम पर गोली चला दी, जिससे वहां पर मौजूद लोग बाल बाल बचे हैं। गोली पास में खड़ी कार में जा लगी। भीड़ जमा होते बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। पीछा करते दोनों दोस्तों पर डबल फायरिंग भी की गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और हमलावर को पकड़ लिया है। कल रात
को करीब 10 बजे हमारे पास सूचना आई कि किसी व्यक्ति ने साहनी रिजॉर्ट के सामने ITI क्षेत्र में फायरिंग की है और हमारी गश्ती टीम गई थी तो चीमा चौक के पास उस व्यक्ति को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साहनी रिजॉर्ट के पास जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई थी उसकी तरफ से थाने में मुकदमा लिखा गया है और 25/67 का मुकदमा पुलिस की तरफ से लिखा गया है। उस अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोनों संबंधित धाराओं में उसको जेल भेजा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने गोचर में बने बैरियर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चिन्हित भूस्खलन क्षेत्र और सड़क मार्ग पर पत्थर आदि गिरने का भय रहता है, वहां पर भी JCB मशीन सहित पर्याप्त संसाधन तैनात किए जाएं। वहीं उन्होंने कर्णप्रयाग, गोचर आदि स्थानों में शौचालय की सफाई व्यवस्था को भी देखा है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग में पीने के पानी के लेकर भी उन्होंने जो समस्याएं आ रही है उसको भी हल करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता जल संस्थान और जल निगम को पानी की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जनपद की सीमा गोचर में यात्रियों के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जिन यात्रियों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका मौके पर रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिससे कि वे अपनी आगे की यात्रा को सफल बना सकें। जिसके बाद जिलाधिकारी ने तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए जो रेन बसेरों बनाए गए हैं उनका भी निरीक्षण किया है। पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के यहाँ पर SDM को निर्देश दिए। हमारा जो चमोली से गौचर का नेशनल हाईवे सड़क मार्ग है जो कि चारधाम बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में, उसका NHIDCL और संबंधित जो क्षेत्रीय अधिकारी उनके साथ निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ पर हमारे स्लाइड पॉइंट हैं, जहाँ पर रिस्की है, वहाँ पर मशीनों का डिप्लॉयमेंट और जो हमारे साइनेजेस हैं वो लगाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ रास्ते में जो हमारे शौचालय हैं, प्याऊ हैं, जलस्थान के PTSP TTSP हैं, तो उसमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था और शौचालयों की साफ़ सफाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं करने के निर्देशित किया है कि यात्री जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन हो सके और अगर रजिस्ट्रेशन स्लॉट उपलब्ध नहीं है तो उनको अवगत करा दिया जाए कि किस दिन है, ताकि वे अपना कार्यक्रम उस हिसाब से नियोजित कर सकें। चंपावत विधानसभा उप निर्वाचन 2022 को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन में मतदान में प्रयोग होने वाली EVM और VVPAT मशीनों का पहला रेंडमाइजेशन किया गया है। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, इसके अलावा प्रत्याशियों की उपस्थिति में जिला कार्यालय सभागार में मशीनों का रेंडमाइजेशन हुआ। रेंडमाइजेशन में मतदान के लिए रिजर्व 242 बैलेट यूनिट, 242 कंट्रोल यूनिट और 280 VVPAT की संख्या रहेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र की गरिमा के साथ संपन्न होगी। इसके लिए EVM रेंडमाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिला प्रशासन की मंशा है कि चुनाव निष्पक्ष हो। सभी प्रक्रियाएं भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते की जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट्स एंड सपा के स्वयं उम्मीदवार एवं निर्दलीय उम्मीदवार, तो चारों हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। और इसमें हमारे पास जो FLC की मशीन्स थी 427 और 409 BU/CU और 377 VVPATs, और हमने 60 और 85% एक्स्ट्रा BU/CU और VVPAT रिस्पेक्टिवली दी हैं। तो इसमें अभी उनको मशीन्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसलिए रैंडमाइजेशन एक मेन प्रक्रिया होती है, वो फर्स्ट यहाँ पे कर दिया गया। और इस बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर, कनखल में 55 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। लाठी डंडों और पत्थरों से पीटकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस हत्या की घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। हत्या के कारणों की जांच अब पुलिस कर रही है। संवाददाता विकास खरे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विकास, क्या है पूरा मामला, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के कनखल क्षेत्र जो स्थित बैरागी जेल है, ये वहाँ का मामला। और 55 वर्षीय ये बुजुर्ग इनकी जो है एज बता रही थी, लेकिन इनकी जो निर्मम जो हत्या की है तो कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। और फिलहाल मृतक की जो पहचान है वो राम तीरथ
पुत्र निर्मल के रूम में हुई। और बात करें तो आपको बता दें बैरागी कैंप में लाठी डंडों और पत्थरों से पीटकर इस बुजुर्ग की हत्या की गई। लेकिन अब जो पुलिस कारणों का पता लगा रही है, हालांकि जिनके द्वारा इस तरह की जो है निम्न हत्या की गई है, अब तक जो है पुलिस जो है आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी वो सब लोग जो है इस जांच में जुट गए। हालांकि जिस तरह से निम्न हत्या हुई तो इसकी घटना का किस तरह से पुलिस जो है पर्दाफाश करेगी, तो कहने के जो आला अधिकारी उसकी जांच में लग चुके हैं और कहने के हत्या के कारणों का जो पता चला रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विकास। तो पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। किन कारणों की वजह से बुजुर्ग की हत्या की गई, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हो गए। केदारनाथ यात्रा में पुनर्निर्माण का कार्य यहां पर चल रहा है और इसी दौरान मजदूरों का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरा, जिससे ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि गाड़ी नदी में जाने से बच गई, अन्यथा जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे हैं, राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब डॉक्टर्स की टीम इनका इलाज कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के मझोला गांव में खटीमा प्रशासन ने सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले 10 परिवारों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 3 मकानों को ध्वस्त किया है। बाकी के मकानों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत भी दी गई, उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। यही वजह है कि प्रशासन ने कार्रवाई की। यही आग्रह करते हैं कि जो अब आवास टूटे हैं, जिनके मकान टूटे हैं, उनके लिए कहीं पट्टा आवंटित किया जाए या आवास आवंटित किया जाए, जिससे कि अपने बच्चे को और कहीं भी ऐसी जगह दी जाए जिससे कि अपने बच्चे को अपना परिवार रह सके। दूसरा, इनकी जो स्थिति जिनके ये मकान टूटे हैं, उनके पास इतनी स्थिति नहीं है कि वो 2 ईंट लेके अपने पास से, तो प्रशासन से कहूँगा उनको भी देखो इन गरीबों के साथ में। और जो मैं तो ये कहता हूँ, खटीमा में चौहान पेट्रोल पंप है, गौटिया है, इनके ऊपर क्यों नहीं अतिक्रमण होता है? जो पैसे इतना पैसा लेके जो उनके लेके प्रशासन और खा के बैठी हुई है, तो क्यों नहीं करते उनके लिए? इन गरीबों के लिए मानने के लिए बैठी है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के कुंवरपाल सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में उसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसको हम सेक्शन 132 एक्ट के अंतर्गत आती है, इसमें पोखर हो गया, आपका जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, कनगट हो गए, गौचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने का हमें आदेश मिला। उसी क्रम में आज मझौला में हम इसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब था उसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली कर। केदारनाथ में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यहां पर धाम में टूटी हड्डियों का इलाज भी अब मिल सकेगा। केदारनाथ धाम में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने हाथ मिलाया है। इस कार्य का मूल उद्देश्य बाबा के भक्तों को निरोग व स्वस्थ रखना है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन घोड़े व खच्चरों से गिरकर यात्री चोटिल हो रहे हैं। उन्हें धाम में सही इलाज नहीं मिलने की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल एक्सरे लैब का शुभारंभ किया। 6 सिग्मा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि 6 सिग्मा की मेडिकल टीम पहले से ही केदारनाथ धाम में 130 डॉक्टरों की टीम के साथ काम कर रही है और एक्सरे लैब की सुविधा शुरू कर दी गई है। डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की है माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने,
वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि केदारनाथ के अंदर डेली 8 से 10 लोग ऐसे आते थे जो कि घोड़े से गिरकर या फिसलकर उनके कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता था, और ऐसे में एक्सरे की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता थी। तो हमने डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की है, और यह इतना हैवी इक्विपमेंट हमारे सिक्स सिग्मा की टीम ने, स्टार फाउंडेशन ने ऊपर भेजा है केदारनाथ के अंदर, और अब हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन हेल्दी यात्रा करवा सकते हैं केदारनाथ में। दिनेशपुर के रामबाग में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के वक्त युवक खेत में घास काटने के लिए गया था। इसी दौरान उसे वहां रखी मोटर से करंट लगा। युवक का भाई उसे गंभीर हालत में लेकर तुरंत अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से युवक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। मोटर के साथ में बिजली का तार है जो मोटर में गया है, तो तार में बहुत झाड़ जंग करता घास, उसको साफ कर रहा था। ये फावड़े से साफ कर रहा था, तार को इसने अपने हाथ से उठाया और तार में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। उसने तार को पकड़ा और दूसरे ने पकड़ा, और इसको पता नहीं था कि तार में फॉल्ट है। मौके में ही इसकी डेथ हो गई। चारधाम दर्शन के लिए धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यहाँ पर तय संख्या से ज्यादा अब रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। संख्या पूरी होते ही सॉफ्टवेयर खुद रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धामों में केयरिंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए निश्चित सीमा निर्धारित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब तय संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, और जैसे ही संख्या इनकी पूरी हो जाएगी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन करना बंद कर देगा। जो पर्यटन के सचिव हैं दिलीप, उन्होंने इसकी जानकारी दी है, और यात्रियों की सुविधाओं, कैपेसिटी, इन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रेशन के लिए निश्चित सीमा निर्धारित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने अब संख्या निर्धारित कर दी है। इस निर्धारित संख्या को जैसे ही सॉफ्टवेयर पूरी कर लेगा, ऑटोमेटिकली इसके रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। दिलीप जावलकर ने इसकी जानकारी दी है। दिलीप जो कि पर्यटन विभाग के सचिव हैं। और इसी खबर पर अजीत नेगी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सरकार ने चारधाम यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दर्शन अब जो भी यात्री करने जाएंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो निर्धारित कर दी है। जी, सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के तौर पे ये सब किया है। अभी तक जहां चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या तय थी, अब सरकार ने पंजीकरण की संख्या भी तय कर दी। पंजीकरण के लिए सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि निर्धारित सीमा के बाद पंजीकरण बंद कर देगा। विगत वर्षों में कोरोना के कारण चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलने के कारण इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है जी, जिस कारण चारों धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल, ये यात्रियों की संख्या कितनी है, कितनी निर्धारित की गई, पहले कितनी थी और अब कितनी की गई? सर, पहले तो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे थे, लेकिन संख्या के ऊपर कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने चारों धामों की अलग अलग संख्या है। जैसे बद्रीनाथ के लिए 16,000 प्रतिदिन, श्री केदारनाथ जी के लिए 13,000 श्रद्धालु प्रतिदिन, गंगोत्री के लिए 8,000 और यमुनोत्री के लिए 5,000। तो ये निर्णय क्यों लिया गया, आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? जी, जैसे मैं आपको अभी बताते चले कि पिछले जो कोरोना के कारण जो यात्रा नहीं हो पाई, तो इस समय बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के निकले हैं। इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और सरकार चाहती है कि हम अपने यात्रियों को सुरक्षित और सुविधापूर्ण वातावरण दें, जिससे उनका आराम से अपनी यात्रा कर रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। जिस तरह से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि सरकार ने जो यात्रियों की संख्या थी उसको निर्धारित कर दिया है, और प्रतिदिन 16,000 के तकरीबन जो यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और इतनों का ही अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है।
फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।